हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके लिए एक अनसीन पैसेज लेकर आए हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी अनसीन पैसेज को पढ़कर खुद से आप क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, केवल अनसीन पैसेज ही नहीं, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो आपके टेक्स्ट बुक का ही हो, अगर आपको शॉर्ट आंसर खुद से लिखना है, खुद से आप बना के लिखना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस पूरे पैसेज को समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया कि अबाउट 500 ईयर्स एगो, यानी कि लगभग 500 वर्ष पहले, अ टाउन कॉल्ड हैमलिन, यानी कि हैमलिन नाम का एक टाउन था इन नॉर्थ जर्मनी, जो कहाँ पे था, नॉर्थ जर्मनी में था, वॉज ओवररन विद रैट्स, और वो जो पूरा टाउन था वो रैट से ओवररन हो गया था। अब यहाँ पे ओवररन का क्या सेंस है फ्रेंड्स, अभी आप केवल ऐसे ही समझिए कि ये जो पूरा टाउन था ये चूहों से ओवररन हो गया था। अगर आपको किसी भी वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं। तो कैसे आप इसको कहेंगे कि लगभग 500 वर्ष पहले हैमलिन नाम का एक टाउन जो कि नॉर्थ जर्मनी में था वो चूहों से ओवररन हो गया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि द रैट्स वर सो बिग, यानी कि चूहे इतने बड़े थे। द रैट्स वर सो बिग, चूहे इतने बड़े थे, दैट दे यूज्ड टू फाइट द डॉग्स, कि वे कुत्तों से भी लड़ते थे। चूहे इतने बड़े थे कि वे कुत्तों से लड़ा करते थे। एंड किल द कैट्स, और बिल्लियों को भी मार देते थे। बिल्लियों को भी मार देते थे। चूहे कुत्तों से लड़ा करते थे और बिल्लियों को मार देते थे। एंड बाइट द बेबीज इन द क्रैडल्स, एंड बाइट, बाइट का मतलब काटते थे, एंड बाइट और काटते थे द बेबीज यानी बच्चों को भी, इन द क्रैडल। अब ये क्रैडल का यहाँ पे क्या मीनिंग है, क्रैडल का मतलब होता है पालना, जिसमें बच्चों को सुलाते हैं और ऐसे झूला झूलाते हैं, उसको पालना कहते हैं ना। तो और इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया कि द रैट्स वर सो बिग, चूहे इतने बड़े थे, दैट दे यूज्ड टू फाइट द डॉग्स, कि वे कुत्तों से भी लड़ा करते थे, एंड किल द कैट्स, और बिल्लियों को भी मार देते थे, एंड बाइट द बेबीज इन द क्रैडल्स, और पालने में जो बच्चे होते थे उन्हें भी काट देते थे। ऐसे चूहे थे, इतने बड़े बड़े चूहे थे। At last all the people came to the town hall. At last का मतलब हो गया अंत में, all the people, सारे लोग, came to the town hall. Town hall का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं राज दरबार, town hall. अंत में क्या हुआ कि सारे लोग राज दरबार में आए, to see the mayor, मेयर से मिलने के लिए। At last यानी अंत में, all the people यानी सभी लोग, came to the town hall, राज दरबार में आए, to see the mayor यानी कि मेयर से मिलने के लिए। Who was the chairman of the town? जो उस टाउन का चेयरमैन था। मेयर कौन था, उस कस्बे का चेयरमैन था, तो उसी से मिलने आए सभी लोग। और इसके बाद है दे बेग्ड हिम। दे बेग्ड हिम का मतलब उन्होंने उनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया। बेग का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, निवेदन करना। दे बेग्ड हिम, उन्होंने मेयर से रिक्वेस्ट किया, टू डू समथिंग, कि वे कुछ करें, कुछ करने का रिक्वेस्ट किया। और किस लिए, टू रीड देम ऑफ द रैट्स, यानी उन्हें चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए। तो उन्होंने, दे बेग्ड हिम, उन्होंने मेयर से रिक्वेस्ट किया, टू डू समथिंग, कि वे कुछ करें, टू रीड देम ऑफ द रैट्स, यानी कि उन्हें चूहों से मुक्त कराने के लिए, चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए वे कुछ करें। और इसके बाद द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन, द मेयर हेल्ड अ मीटिंग। अगले दिन मेयर ने एक मीटिंग रखा। हेल्ड का मतलब आयोजित किया। The next day the mayor held a meeting. अगले दिन मेयर ने एक मीटिंग रखा। A tall man in the queer long coat from heel to head entered the hall. अब यहाँ पे कहा गया a tall man, यानी कि एक लंबा सा आदमी। A tall man, एक लंबा सा आदमी। In queer, queer का मतलब होता है अजीब। queer का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, अजीब, यूनिक कह सकते हैं। तो queer का मतलब अजीब होता है, एक अजीब सा लॉन्ग कोट पहने हुए। एक लंबा सा आदमी एक अजीब सा लॉन्ग कोट पहने हुए, और उसका जो लॉन्ग कोट था, फ्रॉम हील टू हेड, यानी सिर, पाँव से लेके सिर तक, सिर से पाँव तक कह सकते हैं कि उसका जो ओवर कोट था वो सिर से पाँव तक था, और एक अजीब सा ओवर कोट वो पहना हुआ था। एंटर्ड द हॉल, यानी वो लंबा आदमी हॉल में एंटर करता है। ही वेंट अप टू द टेबल, वह सीधे टेबल के पास गया। He went up to the table, वह टेबल के पास गया, and said, और कहा। अब क्या कहा, I can rid your town of rats, यानी कि मैं आपके शहर को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ।
रीड का मतलब होता है छुटकारा दिलाना। आई कैन रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, मैं आपके शहर को चूहों से मुक्त कर सकता हूँ, उसे छुटकारा दिला सकता हूँ। इफ़ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, लेकिन यदि आप मुझे 1000 सोने के टुकड़े देंगे। इफ़ यू पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, यदि आप हमें 1000 सोने के टुकड़े देंगे तो मैं आपके इस पूरे शहर को चूहों से मुक्त करा सकता हूँ। ये कहा उस लंबे व्यक्ति ने। अब यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया गया है और इसके अंदर लिखा गया है वी शैल बी ग्लैड, यानी कि हम खुशी खुशी टू गिव यू, हमें खुशी होगी आपको देने में। वी शैल बी ग्लैड का मतलब हमें खुशी होगी, ग्लैड का मतलब क्या होता है, खुश होता है। तो वी शैल बी ग्लैड यानी हमें खुशी होगी टू गिव यू, आपको देने में, मच मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा सोना, हमें आपको इससे भी ज़्यादा सोना देने में खुशी होगी, यानी कि हम खुशी खुशी आपको इससे भी ज़्यादा सोना दे सकते हैं। टू बी रीड ऑफ द रैट्स, यानी चूहों से छुटकारा पाने के लिए, चूहों से मुक्त होने के लिए। सेड द मेयर, और ये बात किसने कही, मेयर ने कहा। तो आई होप फ्रेंड्स अब ये पूरी स्टोरी जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर आप खुद से कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना होगा फ्रेंड्स कि इस पूरे पैसेज में, जैसे आप में से बहुत सारे लोग करते हैं कि केवल फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक पूरा नोट कर लेते हैं अगर कुछ वर्ड मैच कर रहे हैं क्वेश्चन के, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इस पैसेज में से केवल इंफॉर्मेशन लेनी है कि इसमें जो भी पूछा गया वो इंफॉर्मेशन आपको इस पैसेज में मिल जाएगा। और आप उसको लिखेंगे कैसे, उसमें आप स्टार्टिंग करना है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में से लेना है और थोड़ा सा पैसेज में से लेना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और कैसे लिखना है ये आपको बताते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है वेयर इज द टाउन कॉल्ड हैमलिन। यहाँ पे पूछा गया कि हैमलिन नामक टाउन कहाँ पर है, ये पूछा गया। और इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड द पीपल ऑफ हैमलिन डू, यानी कि हैमलिन के लोगों ने क्या किया। व्हाट डिड द पीपल ऑफ हैमलिन डू, हैमलिन के लोगों ने क्या किया। टू गेट रिड ऑफ द रैट्स, यानी चूहों से छुटकारा पाने के लिए, चूहों से छुटकारा पाने के लिए हैमलिन के लोगों ने क्या किया। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया कि वेयर इज द टाउन कॉल्ड हैमलिन, यानी कि हैमलिन नाम का जो शहर है वो कहाँ पे है। और आपको पहली ही लाइन में बताया गया है कि इन नॉर्थ जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी में है वो। तो यही चीज़ आपको लिखना है। और कैसे आप लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में से आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है। और सब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा। ये आपको बार बार हर वीडियो में आपको ये बताते हैं हम, क्योंकि इसका यही ट्रिक है। तो देखिए सब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, इसके बाद आया द टाउन कॉल्ड हैमलिन, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द टाउन कॉल्ड हैमलिन, द टाउन कॉल्ड हैमलिन। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद वर्ब यहाँ पे आना चाहिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में इज का यूज हुआ है तो आप आंसर में भी इज का यूज करेंगे। क्वेश्चन में इज है तो आंसर में भी इज का ही यूज करना है। द टाउन कॉल्ड हैमलिन इज, यानी कि हैमलिन नामक शहर है, कहाँ पे है, इन नॉर्थ जर्मनी, यानी कि नॉर्थ जर्मनी में है। तो आप यहाँ पे आगे ऐड कर सकते हैं इन नॉर्थ जर्मनी। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर तो हो गया कि द टाउन कॉल्ड हैमलिन इज इन नॉर्थ जर्मनी। और यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट डिड द पीपल ऑफ हैमलिन डू टू गेट रिड ऑफ द रैट्स, यानी कि हैमलिन के लोगों ने क्या किया चूहों से छुटकारा पाने के लिए। तो आप यहाँ पे अब फुल स्टॉप लगा के अब दूसरे का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें भी आपको यही काम करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट कहाँ पे मिलता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड था, मेन वर्ब डू था, और इसके बीच में आ गया द पीपल ऑफ हैमलिन, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट है द पीपल ऑफ हैमलिन। तो आप लिखेंगे द पीपल ऑफ हैमलिन, द पीपल ऑफ हैमलिन। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में डिड यूज हुआ है। जब भी हेल्पिंग वर्ब डू होगा, डज होगा या डिड होगा तो आंसर लिखते समय आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना है। अगर इन तीनों के अलावा कोई अदर हेल्पिंग वर्ब होता है तो आप सब्जेक्ट के बाद वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। बट यहाँ पे देखिए डिड आया है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, बल्कि जो हमारा मेन वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म हम लिखते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर क्वेश्चन में डू आया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है।
अगर डज आया हो तब भी आप उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, लेकिन उसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखनी होगी, सिंगुलर फॉर्म, SES वाला फॉर्म। अगर आप डज आया है क्वेश्चन में तो आंसर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब होगा उसका फिफ्थ फॉर्म लिखेंगे। और अगर डिड आया है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। इसमें डिड आया है तो उन्होंने क्या किया, ये चीज़ हमें अब इसमें ढूंढना है कि हैमलिन के लोगों ने क्या किया। तो यहाँ पे बताया गया है कि द पीपल केम टू द टाउन हॉल टू सी द मेयर। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, द पीपल केम टू द टाउन हॉल टू सी द मेयर। लोगों ने क्या किया था, मेयर से मिलने के लिए टाउन हॉल आए थे, राज दरबार आए थे। तो ये चीज़ आपको इसमें बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। क्वेश्चन में जितना पूछा गया है आपको बस उतना ही बताना है। तो हो जाएगा द पीपल ऑफ हैमलिन। तो यहाँ पे केम आया हुआ है लेकिन आप यहाँ पे वेंट लिखेंगे। पैसेज में यहाँ पे केम आया है बट आपको वेंट लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा वेंट, कहाँ गए, टू द टाउन हॉल, वेंट टू द टाउन हॉल। द पीपल ऑफ हैमलिन वेंट टू द टाउन हॉल। अब किस लिए गए, टू सी द मेयर, ये हो जाएगा टू सी द मेयर, मेयर से मिलने के लिए। अब किस लिए गए, टू गेट रिड ऑफ द रैट्स, यानी चूहों से छुटकारा पाने के लिए। ये चीज़ आप यहाँ पे क्वेश्चन में से ऐड कर देंगे, टू गेट रिड ऑफ द रैट्स। इस तरीके से हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में से ही सब कुछ लिया गया। जैसे यहाँ पे टाउन कॉल्ड हैमलिन, द टाउन कॉल्ड हैमलिन, इतना क्वेश्चन में से लिया गया। इज, यहाँ पे इज भी लिखा गया है, बस केवल इसमें थोड़ा सा लिया गया पैराग्राफ में से, क्या, इन नॉर्थ जर्मनी, इतना केवल इसमें ऐड किया गया। और दूसरे वाले में द पीपल ऑफ हैमलिन, ये क्वेश्चन में से लिया गया। अब केवल वेंट टू द टाउन हॉल टू सी द मेयर, यहाँ तक केवल हमने पैराग्राफ में से लिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन और पैराग्राफ दोनों में से थोड़ा थोड़ा हिंट लेके आंसर लिखना है, और आपको तरीका भी बताया गया कि कैसे आप आंसर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था इसमें पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट वाज द टॉल मैन वियरिंग, यानी वो लंबा सा आदमी क्या पहना हुआ था। व्हाट वाज द टॉल मैन वियरिंग, वो लंबा आदमी क्या पहना हुआ था। व्हेन ही एंटर्ड द हॉल, जब उसने हॉल में एंटर किया, जब उस लंबे आदमी ने हॉल में एंटर किया तो उसने क्या पहना हुआ था, ये इसमें पूछा गया है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डिड ही आस्क द पीपल, उसने लोगों से क्या पे करने के लिए कहा, टू पे हिम, उसने लोगों को क्या पे करने के लिए कहा। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो आपको इन दोनों का आंसर तो पता होगा क्योंकि आपने इस पैसेज को पढ़ा है अभी। तो टॉल मैन क्या पहना हुआ था, वो एक लंबा सा कोट पहना हुआ था जो उसके सिर से लेकर पांव तक था, एक तो ये बताया गया है। और उसने क्या कहा था लोगों से पे करने के लिए, तो आपको ये पता है कि उसने 1000 सोने के टुकड़े मांगे थे। तो यही चीज़ आपको इसके आंसर में लिखना है, बट देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले आप हेल्पिंग वर्ब के बाद देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, वॉज के बाद आया हुआ है द टॉल मैन, और इसमें मेन वर्ब है वियरिंग। हेल्पिंग वर्ब इसमें है वॉज और मेन वर्ब है वियरिंग, और बीच में क्या आया, द टॉल मैन, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है द टॉल मैन। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द टॉल मैन। अब देखिए इसके क्वेश्चन में ना तो डू है, ना डज है, ना डिड है। इन तीनों के अलावा कोई और हेल्पिंग वर्ब अगर होता है तो आपको वो हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए वॉज है, सब्जेक्ट के बाद वो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वॉज, द टॉल मैन वॉज। अब इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज हुई, ये पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा गया है, तो इसका आंसर भी पास्ट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे। तो हो जाएगा द टॉल मैन वॉज वेयरिंग, द टॉल मैन वॉज वेयरिंग। तो अब यहाँ पे पैसेज में बताया गया है कि वो क्या पहना था, एक क्वियर यानी कि एक अजीब सा लंबा कोट पहना हुआ था, एक अजीब सा लंबा कोट पहना था। तो आप यहाँ पे बताएंगे द टॉल मैन वॉज वेयरिंग अ क्वियर लॉन्ग कोट, लॉन्ग कोट। आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं फ्रॉम हील टू हेड, ये भी बता सकते हैं फ्रॉम हील टू हेड। तो इतना हमने इस पैसेज में से केवल लिया हुआ है, अ क्वियर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड, और बाकी ये सभी तो क्वेश्चन में से लिया गया। द टॉल मैन वॉज वेयरिंग अ क्वियर लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड, यानी कि वो लंबा सा जो आदमी है
वो एक लंबा कोट पहना हुआ था सिर से लेकर पाँव तक। कब पहना था? When he entered the hall। ये चीज़ आप इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, जब उसने हॉल में एंटर किया। When he entered the hall। When he entered the hall। जब उसने हॉल में एंटर किया। तो ये पहले का आंसर तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे हिम। अब इसमें भी आपको वही करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे ही। और देखिए इसमें क्वेश्चन में डिड है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। मेन वर्ब इसमें क्या है? आस्क है, तो आस्क का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। तो ही आस्क्ड, और किससे कहा? द पीपल। ही आस्क्ड द पीपल टू पे हिम। ये भी आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, टू पे हिम, पे करने के लिए कहा। अब क्या पे करने के लिए कहा? ये आपको पैसेज में मिलेगा 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड। बस ये चीज़ आपको यहाँ पे रख देना है, 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, यानी कि सोने के 1000 पीसेज पे करने के लिए कहा था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज, यानी कि इस पूरे पैसेज में एक ऐसा शब्द ढूंढिए विच मीन्स स्ट्रेंज, जिसका मतलब होता है अजीब। तो अजीब के लिए इस पूरे पैसेज में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? आपको याद होगा, वो जो लंबा सा व्यक्ति था वो कैसा कोट पहना था? एक अजीब सा कोट पहना था। तो अजीब के लिए इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ है? क्वियर का यूज हुआ है। QUEER, क्वियर का मतलब ही अजीब होता है, स्ट्रेंज होता है। तो यानी कि यही वो वर्ड है जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो आप कैसे इसको लिखेंगे? यहाँ पे लिख सकते हैं कि द वर्ड, और इसके बाद आप उस शब्द को लिख सकते हैं जो वहाँ पे क्वियर है, तो आप लिखेंगे द वर्ड क्वियर। और इसके बाद आप कर सकते हैं मीन्स। द वर्ड क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, यानी कि क्वियर का ही मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज होता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द वर्ड क्वियर मीन्स स्ट्रेंज। और आप चाहें तो यहाँ पे इन द पैसेज भी लास्ट में कर सकते हैं। पैसेज में जो क्वियर वर्ड है इसका मतलब स्ट्रेंज है। आप चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं इन द पैसेज, या फिर केवल आप इतना भी लिख सकते हैं कि द वर्ड क्वियर मीन्स स्ट्रेंज, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज, find out the word in the passage which is the opposite of annoyed। इसमें annoyed का अपोजिट पूछा गया है। annoyed एक वर्ड इसमें आया हुआ है annoyed, और इसी का अपोजिट कौन सा वर्ड इसमें यूज हुआ है? annoyed का अपोजिट। annoyed का मतलब नाराजगी, annoyed का मतलब नाराज होता है, और glad का मतलब खुश होता है। नाराज का अपोजिट क्या होगा? खुश होगा। तो खुश के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ? ग्लैड यूज हुआ है। ऐसा नहीं करना है कि आपने देख लिया कि एनॉयड आया है और इसका अपोजिट, एनॉयड का मतलब नाराज और इसका उल्टा होता है खुश, और खुश की अंग्रेजी आपको पता है हैप्पी, तो आप यहाँ पे हैप्पी लिख दें। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको वही वर्ड बताना है जो वर्ड इस पैसेज में यूज हुआ है। इसमें ग्लैड यूज हुआ है खुशी के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ग्लैड ही लिखा जाएगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ भी आप लिखेंगे द वर्ड, और इसके बाद लिख सकते हैं ग्लैड। द वर्ड ग्लैड इज द ऑपोजिट ऑफ किसका अपोजिट है? ये एनॉयड का अपोजिट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनॉयड। द वर्ड ग्लैड इज द ऑपोजिट ऑफ एनॉयड, यानी कि एनॉयड का अपोजिट क्या है? ग्लैड है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने इसी तरीके से जो भी पैसेज आता है एग्जाम में, इसी तरीके से अगर आपने आंसर दिया तो इसमें आपके एक भी मार्क नहीं कटने वाले हैं, आपको इसमें फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।